हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। आप सभी कैसे हैं? और मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से हम जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। तो इसमें से जितने भी प्रश्न हैं आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बशर्ते आप लोगों का काम है कि आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहें, और हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आपको यहीं क्लास में ही सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए सॉल्व करते हैं प्रश्न नंबर फर्स्ट की तरफ। और चलिए पढ़िए पहले प्रश्न को और फिर जवाब देने की कोशिश करिए, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है। सामान्यतः एक विकासशील देश में बेरोजगारी की वजह होती है। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि विकासशील देशों के बारे में, ठीक है। तो विकासशील देशों की खासियत सबसे पहले सुन लो कि जो विकासशील देश होते हैं वहाँ की सरकार जो है वो रोजगार उपलब्ध कराने में पूरी तरह से सक्षम नहीं होती, ठीक है। विकासशील जो देश होते हैं वहाँ की सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में पूरी तरह से सक्षम नहीं होती है। इसीलिए यहाँ पे जो लोग होते हैं वो रोज़गार करना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें रोज़गार मिल नहीं पाता है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो शिक्षा का अभाव होता है कि वो लोग एक ही समय में एक ही फसल को कर पाते हैं, जबकि विकसित देशों में ऐसा होता है कि वहाँ पे एक ही समय में एक फसल के साथ साथ कई अन्य फसलें भी कर लेते हैं वो लोग, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ी समझ ज़्यादा होती, वहाँ के लोग शिक्षित ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अपने यहाँ शिक्षा के अभाव के कारण यहाँ पे जो विकासशील देश होते हैं वो स्वयं रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, और यहाँ की सरकारें जो भी हैं वो भी रोजगार उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं होती। इसीलिए यहाँ पे बेरोजगारी पाई जाती है। अच्छा, तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही लग रहा है। क्या मौसमी कारक हो सकता है? नहीं, मौसमी कारक तो नहीं हो सकता, क्योंकि सभी देशों में मौसम तो वैसे ही होते हैं, जहाँ का जैसा मौसम होता है वहाँ की वैसे फसलें उत्पादित हो जाती हैं, ठीक है। तो मौसम कारक नहीं होगा यहाँ पे। प्रभावित मांग की कमी, अच्छा ये बताओ, जब उत्पादन ही नहीं होगा तो मांग की कमी कैसे हो जाएगी? और मान लो उत्पादन हो भी गया और मान लो कोई खरीदने में सक्षम नहीं वहाँ पे, तो कैसे खरीद लोगे? तो ये कोई बढ़िया ऑप्शन नहीं है, ठीक है। एक नौकरी को छोड़कर दूसरा पकड़ना, ये तो बिल्कुल भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है। यानी उत्पादन के पूरक कारकों की कमी हो जाना, इससे क्या होता है कि विकासशील देशों में बेरोजगारी हो जाती है, ठीक है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इसके एक्सप्लेन के, इसमें प्रमुख तथ्यों के बारे में जो हमने यहाँ पे लगा रखा है आपके लिए। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। अब देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो देख लेते हैं हम लोग कि जो विकासशील देश होते हैं उनमें बेरोजगारी किस तरह से पाई जाती है। तो यहाँ पर जो बेरोजगारी पाई जाती है उसे छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। ये बेरोजगारी जो होती है वो दिखाई नहीं देती, ठीक है, क्योंकि भारत जो एक कृषि प्रधान देश है, और यहाँ के जो 50% से ऊपर की जनसंख्या है वो यहाँ पे खेती में लगी रहती है। और खेतों में काम जो होता है वो 4 महीने होता है, 5 महीने होता है। इसके बाद यहाँ के जो लोग हैं वो पूरी तरह से बेरोजगार हो जाते हैं। तो यही बात कह रहा है, छिपी हुई बेरोजगारी अल्प विकसित देशों की एक उल्लेखनीय विशेषता है। ऐसी बेरोजगारी ऐच्छिक नहीं बल्कि अनैच्छिक होती है। यहाँ के लोग तो काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम पूरी तरह से नहीं मिल पाता है, उसे ही अनैच्छिक या फिर ऐच्छिक कहते हैं। अच्छा, लोग काम करना तो चाहते हैं परंतु उन्हें काम नहीं मिल पाता। एक प्रकार की बेरोजगारी जो ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन और लघु किसानों के बीच देखने को मिलती है। इसका प्रधान कारण यह है कि किसानों द्वारा पर्याप्त भूमि पर मौसम आधारित खेती करना एवं खेती में उपकरणों का न्यूनतम प्रयोग करना। अभी मैंने इसके बारे में सब बता दिया है आपको। तो अब चलिए हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की। तो अगर दोस्तों आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आपको लिखा हुआ जीएस बाय शिवम वर्मा करके मेरा चैनल है, और इस चैनल पे आप लोग आ ही गए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 की बात हम लोग करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 में लिखा हुआ, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र स्थित है? अब यहाँ पे आपको जवाब देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक ऊंचाई पर मौसम विज्ञान केंद्र स्थित है। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या होने वाला, जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख, ठीक है। लद्दाख जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके एक्सप्लेन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने प्रमुख तथ्यों के बारे में आपको सब जिक्र कर दिया है, तो आप लोगों को घबराना नहीं बिल्कुल भी। तो प्रमुख तथ्य में लिखा हुआ है, भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान जो है लद्दाख के लेह शहर में स्थित है। और लद्दाख में 2 जिले हैं, आपको पता है। पहला कौन सा है? पहला है कारगिल और दूसरा है लेह, ठीक है। तो लेह ज़िले में समुद्र तल से 3500 मीटर की ऊंचाई पर इस सेंटर को बनाया गया है। पहले अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर के बाद यह लेह का जो है
केंद्र हिमालय में स्थित दूसरा मौसम विज्ञान केंद्र है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर सन 2020 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन जी के द्वारा की गई थी। तो सबसे पहले इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो इसकी ऊंचाई जो है वो 3500 मीटर है। ये कहाँ पर स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। और ये जो है इसका निर्माण कब किया गया? तो बताओगे 29 दिसंबर को। कब? 29 दिसंबर सन 2020 को इसका निर्माण किया गया था। और इसको निर्माण करने वाले कौन थे? तो थे तुम्हारे प्रौद्योगिकी और विज्ञान मंत्री, जिनका नाम है हर्षवर्धन। ठीक, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? इस प्रश्न को मैं डिस्कशन पहले ही कर चुका हूं, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए और आप लोग जल्दी से बता दीजिए। क्या ऑप्शन नंबर ए सही है, देवपाल फर्स्ट, या फिर ऑप्शन नंबर सेकेंड धर्मपाल, या फिर सी गोपाल, या फिर डी देवपाल सेकेंड? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर टाइप करके। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो गाइस इसका आंसर होने वाला है धर्मपाल। ठीक है, क्या होने वाला है? धर्मपाल के द्वारा क्या किया गया था? 200 गांवों के चंदे को इकट्ठा किया गया। 200 गांवों के राजस्व को इकट्ठा करके नालंदा विश्वविद्यालय या फिर विक्रमशिला विश्वविद्यालय की मरम्मत के लिए पैसे को दे दिया गया था। ठीक है, तो ये काम किसके द्वारा किया गया? तो आंसर हो जाएगा धर्मपाल के द्वारा। ठीक है, और धर्मपाल जो था वो किसका पुत्र था? तो ये गोपाल जी का पुत्र था। और गोपाल कौन था? तो ये गोपाल जो था ये पाल वंश का संस्थापक था। कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये गोपाल था। ठीक, तो गोपाल जो है पाल वंश का संस्थापक था। इसी के बेटे धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई गई थी। ठीक, चलिए अब बात करते हैं इससे एक्सप्लेन की। प्रमुख तथ्य के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 8वीं शताब्दी में राजवंश के शासक धर्मपाल द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। यह बिहार के आधुनिक शहर भागलपुर में स्थित है। यह पाल साम्राज्य के दौरान नालंदा के साथ साथ भारत में बौद्ध शिक्षा के 2 सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था। अब पाल साम्राज्य की स्थापना गोपाल ने संभवतः 750 ईस्वी में की थी। पाल वंश का शासन 8वीं से 12वीं शताब्दी तक रहा। गोविंद पाल जो है वो पाल वंश का अंतिम सम्राट था, यानी कि अंतिम शासक जो पाल वंश का था वो कौन था? तो गोविंद पाल था। अब चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। दोस्तों अगर आप लोग वीडियो को समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की। देखिए लिखा हुआ भारत का कौन सा राज्य जो है वो भारत का कौन सा गवर्नर, ठीक है, भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवेन मेरिडिथ के नाम से अपनी कविताएं लिखता था? अब यहाँ पर बताना है आपको कि भारत का कौन सा गवर्नर जनरल था जो ओवेन मेरिडिथ के नाम से अपनी कविताएं लिखता था। अब देखो यहाँ पे गवर्नर जनरल प्रश्न में लिखा हुआ है, लेकिन ये एक्चुअली में था कौन? तो ये था वायसराय। ठीक है, वायसराय। ठीक है, तो कौन सा वायसराय था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन, या फिर लॉर्ड कैनिंग? कमॉन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। ठीक है, अब लॉर्ड लिटन के बारे में बात करेंगे तो लॉर्ड लिटन को प्रतिक्रियावादी वायसराय के नाम से भी जाना जाता है। प्रतिक्रियावादी वायसराय के नाम से किसे जाना जाएगा? तो लॉर्ड लिटन को जाना जाएगा। लॉर्ड लिटन जो भी है कुछ भी कार्य करता था उसमें भारत के द्वारा उसको प्रतिक्रिया दी ही जाती थी, क्योंकि ये ऐसा शासक था जो ऐसे ही काम करता था। अच्छा, दूसरी बात इसके शासनकाल की सबसे खास ये बात है, इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को भारत में लागू किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इसने भारत में लागू किया था। और ये कब लागू किया गया था? तो 1878 में लागू किया गया था। और जो लॉर्ड लिटन था इसका शासनकाल था 1876 से लेकर 1880 तक। तो 1876 में जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया गया तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो भारतीय समाचार पत्रों को बंद करना था जो यहाँ की लोकल भाषा में चल रहे थे। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा सबसे पहले बंद होने वाला जो समाचार पत्र था उसका नाम था सोमनाथ। क्या था? इसका नाम था सोमनाथ। और ये जो सोमनाथ पत्र था इसको लिखा किसके द्वारा जा रहा था? तो इसको विद्यासागर जी के द्वारा लिखा जा रहा था। ठीक है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी के द्वारा इसको लिखा जा रहा था। और ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा बंद होने वाला एकमात्र समाचार पत्र था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, लेकिन उससे पहले प्रमुख तथ्य। सबसे पहले भारत के गवर्नर जनरल जो लॉर्ड लिटन है उनका शासनकाल की बात करें तो 1876 से लेकर 1880 तक था। इन्होंने ओवेन मेरिडिथ के नाम से कई कविताएं लिखी। इन्होंने ही इसी नाम से कई अन्य काव्य खंड प्रकाशित किए। उनमें से पहला है
क्लाइडेमेनेस्टा, द वाइडर और पैराडाइज इनमें से प्रसिद्ध हैं। ठीक है, कौन कौन से? द वाइडरर हो गया, पैराडाइज हो गया और क्लाइटेमेनेस्टा। ठीक, तो कौन सा था? जो ओवन मेरेडिथ के नाम से अपनी कविताएं लिखता था तो उसका नाम हो जाएगा लॉर्ड लिटन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बात करते हैं हम लोग, लेकिन उससे पहले कुछ और तथ्यों में लिखा हुआ है जो मैंने अभी बता दिया है आपको, तो आप बस पढ़ लीजिए इसको। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 में लागू किया गया था, जिसका मुख्य कार्य भारत में प्रकाशित हो रहे लोकल समाचार पत्रों को बंद करना था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा बंद होने वाला प्रमुख समाचार पत्र सोमनाथ था जिसे ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा प्रसारित किया जा रहा था। इसे क्या कर दिया गया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को बंद करने वाला कौन था? तो इसे लॉर्ड रिपन के द्वारा 1881 में बंद कर दिया गया था। लॉर्ड लिटन को प्रतिक्रियावादी वायसराय के नाम से भी जाना जाता है, ये मैंने सब कुछ बता दिया आपको। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। अब देखिए लिखा हुआ है, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है और इस प्रश्न को हम लोग छोड़ नहीं सकते, इसलिए आप लोग बताइए इसको, और मैंने इसको कई बार पढ़ाया है। ठीक है, तो चलिए जवाब दीजिए, एम.एस. स्वामीनाथन या फिर वर्गीज कुरियन या फिर नॉर्मन बोरलॉग या फिर डॉक्टर सी.वी. रमन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए? देखो इसको सही से देना, इसमें देखिए क्वेश्चन को सही से पढ़ना, वरना इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत जल्दी से गलत करने वाले हैं। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? क्या एम.एस. स्वामीनाथन है या फिर वर्गीज कुरियन है या फिर नॉर्मन बोरलॉग है या फिर सी.वी. रमन है? अब देखिए सी.वी. रमन को तो मैं चलो इसको रिमूव कर देता हूँ, अब बचे आपके पास 3 ऑप्शन। अब आप कहो तो मैं इसके बाद एक और ऑप्शन को रिमूव कर दूं और वो है ऑप्शन नंबर बी। अब बताइए 2 ऑप्शन में कौन सा सही है? जल्दी से अब तो जवाब दे सकते हैं ना आप लोग, बताइए जल्दी से करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग क्यों लाल? तो नॉर्मन बोरलॉग इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कहीं भी भारत शब्द नहीं दिया हुआ है। अगर ये पूछता कि हरित क्रांति का भारत में जन्मदाता कौन था, तब एम.एस. स्वामीनाथन होता, लेकिन उसने पूछा हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग को। और ये नॉर्मन बोरलॉग जो थे, इन्होंने विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत की थी। और अगर भारत में हरित क्रांति की शुरुआत करने वाला पूछे तो एम.एस. स्वामीनाथन बताओगे, और ये एम.एस. स्वामीनाथन थे कौन? तो ये नॉर्मन बोरलॉग के शिष्य थे। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग के शिष्य कौन थे? तो एम.एस. स्वामीनाथन थे, और इन्हीं के द्वारा भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। अच्छा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसके एक्सप्लेन की। अच्छा, नॉर्मन बोरलॉग को पूरे विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत करने का श्रेय जाता है। ठीक है, पूरे विश्व में हरित क्रांति का शुरुआत करने का श्रेय किसको जाएगा? तो आप लोग बता दोगे नॉर्मन बोरलॉग को, लेकिन भारत में हरित क्रांति की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? यहाँ पे श्रेय लिखना चाहिए था। ठीक है, श्रेय किसे जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। अच्छा, एम.एस. स्वामीनाथन के अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो है वो 1925 में हुआ था। कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है 1925 में हुआ था, और कहाँ पर हुआ था? तो कुंभकोणम नामक एक गांव है तमिलनाडु में। ठीक है, कुंभकोणम नामक एक गांव तमिलनाडु में, और वहीं पर इनका जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था। एम.एस. स्वामीनाथन को प्रमुख कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है? तो उन सभी पुरस्कारों की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला पुरस्कार इन्हें मिला था विश्व खाद्य पुरस्कार। इसके बाद दूसरा मिला रेमन मैग्सेसे अवार्ड। जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? एशिया का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। किसे? तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड को। अच्छा, अब एक प्रश्न आपसे है कि सन 2020 में किस पत्रकार को रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और वो भारत के पत्रकार हैं। ठीक है, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसको आंसर टाइप कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपका आंसर आना चाहिए। अब चलिए, अब देखिए तीसरा पुरस्कार इन्हें मिला था पद्म श्री अवार्ड। ठीक है, पद्म श्री अवार्ड, और ये मिला था इन्हें 1967। ठीक है, 1967 में इन्हें पद्म श्री मिला, और इसके बाद पद्म भूषण जो मिला था 1972 में मिला, और लास्ट में इन्हें पद्म विभूषण 1989 में मिला। ठीक, कब मिला? 1989 में मिला। तो इनको कितने पुरस्कार दिए गए थे? तो इनको 5 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सबसे पहला था विश्व खाद्य पुरस्कार, वर्ल्ड फूड प्राइज। दूसरा था रेमन मैग्सेसे अवार्ड। तीसरा था पद्म श्री अवार्ड, और चौथा था पद्म भूषण, और लास्ट था पद्म विभूषण। अच्छा, पद्म पुरस्कारों की अगर हम लोग बात करें तो पद्म पुरस्कार होते कितने हैं? तो ये होते हैं 4। कितने होते हैं? 4। सबसे नीचे वाला कौन होता है? तो पद्म श्री होता है।
ठीक है। फिर कौन सा होता है, तो पद्म भूषण होता है। फिर कौन सा होता है, तो पद्म विभूषण होता है, पद्म विभूषण होता है। और सबसे बड़ा होता है भारत रत्न, ठीक है। और इन सभी की खासियत ये है कि इन सभी को राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। कहाँ पर दिया जाता है, तो राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। और किसके द्वारा दिया जाएगा, तो राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। और कब, तो इनका वितरण होता है 26 जनवरी को, ठीक है। अब 26 जनवरी को क्या होता है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की। देखिए लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन देखिए, पहला लिखा हुआ है एटना। अब देखिए आपको ये पहचानना है कि एक्चुअली में है क्या। अगर आप इनको पहचान नहीं पाए तो इनको आप कर भी नहीं पाओगे। तो सबसे पहले देखिए एटना लिखा हुआ है, तो एटना जो इटली में है ये है क्या, तो एक्चुअली में एटना जो है ये एक ज्वालामुखी है। क्या है, ये एक ज्वालामुखी है, ठीक, ये ज्वालामुखी है। और ये क्या इटली में है, तो इसका करेक्ट है ये, ठीक है, ये वाला करेक्ट है, तो ये नंबर सही है। फ्यूजियामा कहाँ है, तो ये क्या जापान में, बिल्कुल लालो, ये कहाँ है, तो ये जापान में ही है। क्या पोपा जो ज्वालामुखी है वो म्यांमार में है, तो ये भी सही है। लेकिन क्राकोतोवा ज्वालामुखी मलेशिया में ना होकर ये कहाँ है, तो ये सर इंडोनेशिया में। कहाँ पर है, इंडोनेशिया में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। क्राकोतोवा ज्वालामुखी मलेशिया में नहीं है, कहाँ पर है, इंडोनेशिया में, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसके बारे में कुछ और अगर बात करें तो यहाँ पे इंडोनेशिया में एक सिनाबुंग नाम का ज्वालामुखी, कौन सा है, सिनाबुंग नाम का ज्वालामुखी। क्राकोतोवा हो गया, ठीक है। तो ये दो ज्वालामुखी जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। और एक ज्वालामुखी और कौन सा है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, ठीक। तो चलिए अब बात करते हैं, ठीक है। लेकिन इटली में एक और फेमस ज्वालामुखी जिसका नाम है वेसुवियस ज्वालामुखी। क्या नाम है इसका, इसका नाम है वेसुवियस ज्वालामुखी। आप लोगों को ये भी याद रखना है। अब चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट कौन सा है, जल्दी जल्दी आप आज क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि आज थोड़ा टाइम की कमी है, तो जल्दी जल्दी से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। देखिए लिखा हुआ है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। क्या धूपगढ़ इसकी सबसे ऊंची चोटी है, या फिर पारसनाथ इसकी सबसे ऊंची चोटी है, या महाबलेश्वर इसकी ऊंची चोटी है, या फिर डोडा बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप कर दीजिए। इसकी सबसे ऊंची चोटी है ऑप्शन नंबर बी, पारसनाथ, ठीक है। अब छोटा नागपुर की बात करें तो ये कहाँ पर फैला हुआ है, ठीक है। इसका विस्तार छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में। इसका सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ पर है, तो इसका सबसे ज़्यादा जो विस्तार है वो झारखंड में। अच्छा, छोटा नागपुर से दो प्रमुख नदियाँ भी निकलती हैं, उनका नाम बता सकते हो क्या आप लोग। उसका नाम है, नंबर 1 है स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी नदी है, स्वर्ण रेखा नदी। और दूसरी कौन सी है, दूसरी है दामोदर नदी। कौन सी है, तो दूसरी है दामोदर नदी, ठीक। तो दामोदर नदी और स्वर्ण रेखा नदी दोनों की दोनों नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, छोटा नागपुर के नाम से, नागपुर पठार से निकलती हैं। अच्छा, ये जो दामोदर नदी, इसको किस राज्य का शोक कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है पश्चिम बंगाल का शोक, ठीक है। पश्चिम बंगाल का शोक के नाम से किस नदी को जाना जाता था, तो बताओगे दामोदर नदी। लेकिन अब इसे पश्चिम बंगाल का वरदान नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारसनाथ, ठीक है। अब धूपगढ़ की बात करें, धूपगढ़ किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो धूपगढ़ जो है वो सतपुड़ा की, किसकी, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी तो धूपगढ़ है, लेकिन सतपुड़ा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। कौन सी है, अमरकंटक, ठीक है। यहाँ से 3 प्रमुख नदियाँ निकलती हैं, नंबर 1 सोन नदी, दूसरी है नर्मदा नदी और तीसरी है माही नदी, ठीक है। तो कौन सी ट्रिक इसमें है, तो इसकी सोनम ट्रिक है। एसओ से सोन नदी, एन से नर्मदा नदी और एम से क्या है, माही नदी, ठीक। अब महाबलेश्वर, आपको पता है कि महाबलेश्वर जो है पश्चिमी घाट में, ठीक है। आपको पता है कि ये भारत का प्रायद्वीपीय भाग है। और यहाँ से जो है क्या है, पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट की शुरुआत होती है वो ताप्ती नदी से, ठीक है। ताप्ती नदी जहाँ पर अपना मुहाना बनाती है वहीं से शुरू होता है पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट में 4 प्रमुख चोटियाँ पाई जाती हैं। सबसे पहले जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है उसको बोलते हैं कालसुबई। क्या बोलते हैं, कालसुबई। कालसुबई जो है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। कालसुबई के बाद यहाँ पर आता है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर के बाद आएगा कुद्रेमुख, और कुद्रेमुख के सबसे बाद में आएगा ब्रह्मगिरी, ठीक है, ब्रह्मगिरी,
तो यहाँ पर ये पश्चिमी घाट हो गया। अब महाबलेश्वर जो है ये इसी में आएगा, लेकिन ये सबसे ऊंची चोटी नहीं है कहीं की भी। अब डोडा बेटा जो है वो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और नीलगिरी पाई कहाँ जाती है, तो नीलगिरी जो है अपना यहाँ पर पाई जाएगी, ठीक है। नीलगिरी यहाँ पर पाई जाएगी। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो डोडा बेटा है। चलिए एक्सप्लेन में कुछ लिखा हो तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए, अब जो पारसनाथ की पहाड़ी है, पारसनाथ की पहाड़ी जो है वो गिरिडीह जिले में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है वो 1350 मीटर है। और यह जैन धर्म के लिए, जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, ठीक है। अब देखिए ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसको आप लोग जल्दी से पढ़िए और जवाब दीजिए। लिखा हुआ है किसी भी यहाँ पे ड्यूटी लिख गया है, इसको सही कर लीजिए आप लोग। यहाँ पे लिख दे किसी पदार्थ का प्रतिरोध जो है वो कितना होगा यदि इसमें 0.2 एम्पियर की धारा बह रही है तथा इसका विभवांतर कितना है, 8 वोल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ओम में इसका प्रतिरोध निकालना है। तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा V=IR, ठीक है। अब हमको निकालना प्रतिरोध है, तो I को इस तरफ भेजेंगे तो ये V/I हो जाएगा, ठीक है। V/I हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपने देखा कि विभवांतर कितना दिया हुआ है, तो विभवांतर 8 वोल्ट दिया हुआ है। और I कितनी है, तो 0.2 है। ये पॉइंट नीचे से हटाएंगे और इसको ऊपर लगा देंगे 0। तो 2 से काट दो 80 को, तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा इसका, 40 ओम, ठीक है। 40 ओम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। कैसे, ये ओम का नियम होता है, ओम का नियम होता है V=IR। तो हमें R निकालना था, तो I को इस तरफ भेज देंगे तो V/I हो जाएगा, ठीक। तो चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। इसी का अगर एक्सप्लेन देखना है तो देख लीजिए। एक सर्किट कंपोनेंट या डिवाइस के विद्युत प्रतिरोध को विद्युत प्रवाह पर लागू वोल्टेज के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है जो इसके माध्यम से बहती है। ओम के नियम के अनुसार V होता है I × R, ठीक है। यानी कि अब R का मान अगर निकालना है हमें, तो V/I को यहाँ पे भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों आज इतने ही प्रश्न थे। आई होप आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ जाता हूं, जैसे कि रोज़ होता है, तो इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व करिएगा जल्दी से और इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। लेकिन आप लोगों को जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर आने चाहिए, ठीक है। तो चलिए बाय, टेक केयर।